मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग और इसका हम सबसे पहले निपटाएंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, क्योंकि आपकी 9 वाली जो बुक है हिंदी मीडियम में उसमें 11th और 10th चैप्टर में फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला पोर्शन कवर हो जाता है, इसलिए हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे 10th चैप्टर जो है बेयरिंग कैपेसिटी वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। बेयरिंग कैपेसिटी, तो मैं आपको बता दूं बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है। कोई भी सॉइल जितना लोड बेयर कर सकती है आसानी से, उससे उस सॉइल की क्या कहते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी। आसानी से बेयर करने का मतलब ये है कि सॉइल में अगर लोड पड़ता है तो फेल ना हो, जब तक वो फेल नहीं हो रही है और उतना लोड अगर वो उसको बेयर कर रही है सॉइल, तो उस लोड को उसकी बेयरिंग कैपेसिटी। कुछ बेसिक टर्म्स है वो बता दो। बेयरिंग कैपेसिटी देखिए अब क्या हो सकता है, अगर किसी सॉइल पर कोई लोड W बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, कोई लोड W बढ़ रहा है, तो दो तरीके से मूवमेंट कर सकती है, दो तरीके से फेल हो सकती है। पहला तरीका क्या है कि सॉइल नीचे को मूव कर सकती है, जिसे क्या कहते हैं, सेटलमेंट। और सेटलमेंट जनरली सैंडी सॉइल में होता है। सैंडी सॉइल में जनरली क्या होता है, सेटलमेंट। और दूसरा तरीका हो सकता है साइड मूवमेंट कर सकती है सॉइल। साइड मूवमेंट का मतलब शेयर आ सकता है मतलब, और शेयर की कंडीशन जनरली होती है क्ले सॉइल में, जिन सॉइल में क्ले नेचर होता है। तो अगर सॉइल में ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं आई, इनमें सॉइल सेफली बेयर कर रही है लोड को, और अगर ये इन दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चीजें आ रही, शेयर या सेटलमेंट, इट मीन सॉइल क्या कर रही है, फेल हो रही है। तो एक एज ए डिजाइनर हमारा यही काम है कि हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करें कि कोई भी सॉइल में वो कितना लोड बेयर कर सकती है, उस हिसाब से हम उस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्ड करेंगे। तो यहां तक आप समझ चुके हैं। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जैसे बेयरिंग कैपेसिटी, वह अधिकतम भार जिसे सॉइल बिना फेल हुए वहन कर सकती है। सिंपल, वो मैक्सिमम भार जिसे सॉइल बिना फेल हुए बेयर कर सकती है। नेक्स्ट चीज आती है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, जिसे QF से डिनोट किया गया है, हिंदी में कहते हैं चरम धारण क्षमता। तो चरम धारण क्षमता को आप इस तरीके से समझिए कि वह मिनिमम लोड, वह मिनिमम भार जिस पर मृदा विफल हो जाती है। इट मींस यदि किसी सॉइल की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो यानी 25 के बाद इस 25 के बाद का लोड को या बेयर नहीं कर पाएगी, वह मिनिमम भार जिस पर मृदा विफल हो जाती है। उसके बाद है नेट बेयरिंग कैपेसिटी, इसको QNF से डिनोट किया जाता है। यह सिंपली क्या है, QNF सिंपली चरण धारण क्षमता, यह अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, लेकिन इसमें से इसका सेल्फ वेट गामा डी, सेल्फ वेट रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद जितनी भी लोड बचता है वो क्या होता है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। एक टर्म और है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, जब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को मैं डिवाइड करता हूं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू जनरली 3 से 5 तक होती है। तो जो लोड मेरे पास मिलता है उसे क्या कहते हैं, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। एक एग्जांपल से समझते इस चीज को। अगर किसी भी सॉइल सैंपल के लिए उसकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है 100 kg पर मीटर स्क्वायर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 5 है, तो इसके लिए सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 100/5 20 kg। तो होपफुली आप समझ चुके, जनरली सॉइल कितना लोड बेयर कर सकती है, 100। लेकिन अगर सेफली वो कितना लोड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सेफली कितना लोड बेयर कर रही है, 20 kg। तो इस 20 kg के लोड को कहते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। आप बेयरिंग कैपेसिटी के वेरियस टाइप को समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट हमारा जो एम होता है वो होता है एस्टिमेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। हाउ टू एस्टिमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो बेयरिंग कैपेसिटी को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है जनरली, बिल्डिंग कोड मेथड, IS 643 मेथड
और फील्ड टेस्ट में भी दो टाइप के टेस्ट होते हैं, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। बिल्डिंग कोड मेथड में जनरली कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज दी गई है, जैसे रॉक की बेयरिंग कैपेसिटी 330 टन पर मीटर स्क्वायर, सैंड की 45 टन मीटर स्क्वायर, तो पर्टिकुलर सॉइल के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नहीं है मेथड, इसलिए प्रेजेंट सिनेरियो में ये मेथड लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है, इसका यूज बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट मेथड है IS 6403 मेथड। इसमें एक हमारे इंटीग्रल फॉर्मूला दिया गया CNC प्लस सिग्मा डैश प्लस NQ माइनस 1 प्लस हाफ B गामा N गामा। हिंदी की बुक में ये BR लिखा हुआ है, जिसे आप लोग BR में पढ़ के B गामा कंसर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में बता दूं आपको, C है कोर्सन ससंजकता, गामा डैश आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, B है विड्थ ऑफ फाउंडेशन, गामा है डेंसिटी ऑफ सॉइल और फाई आंतरिक घर्षण कोण, जिसे इंटरनल फ्रिक्शन एंगल भी कहते हैं। ये सारी की सारी वैल्यू इस कोड में गिवन है। NC NQ N गामा इस कोड में गिवन है। गामा सॉइल की डेंसिटी आपको पता होगी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन आपको पता होगी, कोहेशन और इफेक्टिव स्ट्रेस आपको प्रैक्टिकल टेस्ट करके वहां पर आपको कैलकुलेट करना होगा, जिनके लिए क्या वेरियस मेथड यूज करते हैं, जैसे डायरेक्ट शेयर मेथड और ट्राई एक्सियल शेयर मेथड। और इसके बाद तीसरा मेथड आता है फील्ड टेस्ट मेथड। इसमें हम लोग दो टेस्ट करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग इन डेफिनेशंस को लिखिए और याद करिए और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं हाउ टू एस्टिमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। उसमें हम दो मेथड डिस्कस कर चुके थे और तीसरा मेथड हमारे पास था फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में हमारे पास दो टेस्ट थे, एक प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो हम यहाँ पर इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट को हिंदी में कहते हैं प्लेट भार परीक्षण, और जिसके लिए पूरी की पूरी गाइडलाइन है IS कोड 1880-1982। तो इसमें पहले क्या किया जाता है, कास्ट आयरन की प्लेट ली जाती है, जिसकी डायमेंशन जनरली 30 × 30 सेंटीमीटर से 75 × 75 सेंटीमीटर तक लेते हैं, और उस प्लेट की थिकनेस होनी चाहिए 25 mm। सपोज हमने प्लेट ली है 30 × 30 सेंटीमीटर की, तो जो हमारा टेस्ट पिट होगा उसकी डायमेंशन उसके 5 टाइम्स होती है। यानी कि अगर हम 30 × 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट लेते हैं तो हमारी जो टेस्ट पिट की डायमेंशन होगी वो होगी 1.5 मीटर। इसके बाद क्या होता है, जब हम पिट को खोद चुके हैं और नीचे प्लेट रख चुके हैं, इस तरीके से प्लेट की पोजीशन है। इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के एक दो मेथड है, ग्रेविटी है और भी अदर मेथड है। तो उसके बाद जब हम उस पे लोड अप्लाई करते हैं प्लेट पे, इस प्लेट पे हम लोड अप्लाई करेंगे और उसके सेटलमेंट को वॉच करते हैं। उसके बाद सेटलमेंट को मेजर करते हैं। तो हमारे भाई कर्व बनता है लोड सेटलमेंट कर्व, जो कि बनता है लोड इंटेंसिटी भार तीव्रता टन पर मीटर स्क्वायर और सेटलमेंट mm के बीच। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कर्व फर्स्ट है। कर्व फर्स्ट में क्या हुआ, पहले ये सीधे जाता है और अचानक से नीचे आता है, यानी कि अचानक से सेटलमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जहां पर अचानक से सेटलमेंट ज्यादा होने लगती है, उस लोड इंटेंसिटी को सॉइल फर्स्ट की क्या कहेंगे, बेयरिंग कैपेसिटी कहेंगे। सेम कर्व सेकंड में भी है। कर्व सेकंड में क्या हुआ कि यहाँ पर अचानक एब्रप्टली सेटलमेंट ज्यादा होने लग गया, तो जो ये लोड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर थी, ये इसके लिए बेयरिंग कैपेसिटी का काम करेगी। अब हम लोड थर्ड में आते हैं। यहाँ पर कहीं भी लोड थर्ड को अगर आप कर्व कर देंगे तो कहीं पर भी एब्रप्ट चेंज नहीं हुआ है। इसमें क्यूएफ निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि बेयरिंग कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट
बार मैं इस कर्व को फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है कि इस प्लेट में, जो प्लेट यहाँ पर रखी गई है या इसका टॉप व्यू ये है, जो प्लेट यहाँ पर रखी गई इस पर लोड अप्लाई कर दिया। लोड अप्लाई करने के बाद क्या किया, सेटलमेंट को हम वॉच करते हैं। जिस लोड इंटेंसिटी पर एब्रप्ट चेंज आता है, एब्रप्टली सेटल होने लगता है, वह लोड इंटेंसिटी क्या कहलाती है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी पर्टिकुलर सॉइल की। और इसी प्रकार एक लोड कर्व फर्स्ट को आप देख लीजिए, तो जहां पर एब्रप्ट सेटलमेंट होना स्टार्ट हो, कर्व एब्रप्टली नीचे जा रहा है, तो इस लोड इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी। और हमारा अल्टीमेट एम क्या था, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट करना। इस तरीके से प्लेट लोड टेस्ट में बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट की जाती है। अब हम आते हैं दूसरे टेस्ट पे, जो कि है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं मानक भेदन परीक्षण। इसके लिए कोड रिफर किया जाता है IS 2131-1981। देखो इस कोड में क्या होता है, सॉरी इस टेस्ट में क्या होगा कि एक स्प्लिट स्पूल सैंपलर लिया जाता है, जो कि होल में इंसर्ट किया जाता है। होल का डाया जनरली 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। और एक ट्राइपॉड स्टैंड असेंबली पे 65 kg का एक वेट होता है, जिसे कि हम क्या करते हैं, सॉइल सैंपलर को होल में डाल दिया जाता है। उसके बाद सबसे पहले सॉइल सैंपलर को 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ सेटल कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे ओरिजिनल टेस्ट प्रोसीजर अब स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर के लिए, नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए इस बात को, नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर इस लोड को वापस इसमें डालकर वापस डाल दिया जाता है 65 kg के लोड को 75 mm की हाइट पर। तो जितने ब्लोज में, जितने आघातों में 30 सेंटीमीटर, जितने आघातों में 30 सेंटीमीटर का सेटलमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस N। और हमें अल्टीमेटली निकालना ही N होता है। तो अब आप देख रहे हैं N है क्या, हिंदी में बताओ तो प्रति 30 सेंटीमीटर धसन सेटलमेंट के लिए जितने आघातों की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, N। इस टेस्ट से डायरेक्टली हमें बेयरिंग कैपेसिटी नहीं मिलती है, लेकिन हमें सॉइल की नेचर पता चलती है कि वो लूज है, मीडियम है, डेंस है। तो आप देख रहे होंगे कि सैंड के लिए N की वैल्यू आती है 0 से 4। इट मीन्स कि लूज सॉइल है, कम ब्लोज में, 4 ब्लोज में, 0 से 4 ब्लोज में 30 सेंटीमीटर का सेटलमेंट हो जा रहा है। और नीचे आप देख पा रहे होंगे कि डेंस सॉइल में 30 to 50 N की वैल्यू आ रही है 30 से 50। इट मीन्स कि डेंस सैंडी सॉइल में अगर मुझे 30 सेंटीमीटर की सेटलमेंट चाहिए तो N की वैल्यू वेरी करती है, यानी 30 ब्लोज, एटलीस्ट 30 to 50 ब्लोज चाहिए उसे 30 सेंटीमीटर सेटलमेंट करने के लिए। सेम क्ले में भी है, क्ले में आप देख पा रहे हो थोड़ा कम ब्लोज की जरूरत है। 0 से 2 ब्लोज में अगर 30 सेंटीमीटर जा रहा है, इट मीन्स वेरी शॉर्ट सॉइल। और 8 से 15 N की वैल्यू आ रही है तो सॉइल रिजिड या हार्ड। तो N एक बार स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में एक ही बात समझने वाली है कि N होता है क्या। N एक्चुअली क्या है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस फॉर 30 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस। हिंदी में कहूं तो प्रति 30 सेंटीमीटर धसन के लिए, मतलब 30 सेंटीमीटर सॉइल सैंपल, 30 सेंटीमीटर सेटलमेंट के लिए उसमें कितने नंबर ऑफ ब्लोज या आघात की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस या प्रति 30 सेंटीमीटर धसन के लिए आघातों की संख्या। तो होपफुली आप दोनों टेस्टों को समझ चुके हैं और दोनों इस टेस्ट में हमें डायरेक्टली मिलता है QL प्लेट लोड टेस्ट में, लेकिन इस टेस्ट में हमें डायरेक्टली नहीं मिलता। इस टेस्ट में हम केवल सॉइल की प्रॉपर्टी या नेचर पता चलती है। तो यहाँ से जो सैंपल कलेक्ट हुआ है उस सैंपल को हम बहुत सारी चीजों प्रैक्टिकल के लिए यूज करते हैं, जैसे ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट में उस सैंपल का यूज किया जाता है।
डायरेक्ट सेल टेस्ट में और अदर प्लेसेस में भी इस सैंपल से जो कलेक्ट हुआ है उसे और टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। तो होपफुली आप लोग ये दोनों टेस्ट समझ चुके हैं। थैंक यू।